नमस्कार, यो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से कविता थपलियाल। बाजार में अभी सवा घंटे का जो कारोबार हुआ है उसमें काफी हमने उथल पुथल देखा है और इस वक्त निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ 21,800 के आसपास है। 850 के भी ऊपर के हमने स्तर देखे, लेकिन ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का दबाव हमें साफ साफ दिख रहा है और ये दबाव है निफ्टी बैंक के चलते। निफ्टी बैंक में करीब 250 अंकों के आसपास की कमजोरी। छोटे मझोले बैंक हालांकि चल रहे हैं, लेकिन वो वेटेज के लिहाज से उतने अहम नहीं है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी बैंक पर दबाव है। अगर हम बड़े बैंकों की बात करें तो कोटक बैंक में करीब 1% के आसपास की कमजोरी है। इंडसइंड बैंक को लेकर खबर आई है कि एचडीएफसी ग्रुप अपना उसमें हिस्सा बढ़ाएगा, करीब 9.5% के आसपास का स्टेक लेगा। आरबीआई से मंजूरी मिल गई है, लेकिन शेयर करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। अगर हम दूसरे गिरने वाले शेयरों की बात करें तो रिलायंस एक बहुत ही अहम फैक्टर है। 1% के आसपास की गिरावट रिलायंस में है। इसके चलते बाजार पर हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर टिकने में मुश्किल आ रही है। हालांकि जो सपोर्ट है वो आज आईटी शेयरों से मिल रहा है। आज टीसीएस है टॉप गेनर आज निफ्टी का। 3% के आसपास की तेजी है निफ्टी में और विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस ये भी शेयर आज बाजार को सहारा देने का काम कर रहे हैं। टीसीएस और इन्फोसिस का तो ठीक ठाक वेटेज भी है। भारतीय एयरटेल नतीजा अच्छे आए थे। भारतीय एयरटेल में हम देख रहे हैं कि करीब 3% के आसपास की तेजी और एचडीएफसी लाइफ 2.5% कमजोर है। और जो खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से उसके मुताबिक एएमसी और लाइफ इंश्योरेंस आर्म के जरिए एचडीएफसी ग्रुप इंडसइंड बैंक में हिस्सा लेगा। हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी लाइफ में एक बढ़िया तेजी का माहौल बना हुआ है। फार्मा स्टॉक्स में एक्शन है। फार्मा में, डायग्नोस्टिक में मेट्रोपोलिस आप देखिए, जायडस लाइफ, इप्का, ये तमाम शेयर आज आपको बाजार में चलते हुए दिखेंगे। लेकिन योर स्टॉक्स में आपके हम सवालों के जवाब देंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, 9167329108। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों को शो में ज़रूर शामिल करें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे और कुणाल राम भी हमारे साथ हैं द स्ट्रीट्स के, और निमेश ठाकर भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कुणाल और निमेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल की कमजोरी आज लगा शुरुआती संकेत कि शायद बाजार संभलेगा और एक बढ़िया रिबाउंड देगा। हालांकि अभी भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये बताइए कि इंट्राडे में आज बाजार की चाल कैसी रहेगी कुणाल, और क्या ये बेहतर होगा कि नीचे अगर आए तो बाय करें, 800-850 के रेंज में जाए तो सेल करें? अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमने बहुत ही लंबे समय से देखा है। इनफैक्ट आप रीसेंट के फॉर्मेशन की बात करें तो 4-5 दिनों से भी हम एक साइडवेज नेगेटिव बायस से ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर ट्रेंड की बात करें तो अभी भी इंटेक्ट है। सो जब ट्रेंड बहुत ही इंटेक्ट होता है तो हम टेक्निकल्स में वी प्रीफर टू फॉलो द ट्रेंड। सो एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप की रणनीति ही अडॉप्ट करनी होगी। अगर निफ्टी स्पॉट की बात करें तो करीब 21,800 पे एज ऑफ नाउ चल रहा है। सपोर्ट जो लेवल बन रहा है वो है 725 का। सो 21,725 के सपोर्ट लेवल से हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर ऊपर की बाजू आता है तो 21,925 से 950 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। आई थिंक यही सीमित कारोबार आज के दिन भी रह सकता है। अगर निफ्टी को यहाँ से अपनी चाल बनानी होगी तो इन 21,925-50 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक फिर से एक पॉजिटिव रुझान शुरू हो सकती है। तब तक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना बेहतर होगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में अवेलेबल है, उसे हम कैप्चर करना सोच पाएंगे। ऑलराइट, चलिए कुणाल का ये टेक है और आगे चलकर हम निमेश का भी टेक लेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि शो का नाम योर स्टॉक्स है और मुख्य तौर पे इस शो पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं, तो झटपट उन्हीं के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और एक एक करके उनके स्टॉक्स पे सलाह दिलवाते हैं। दिल्ली से शैलेंद्र किशोर साहब का मैं सवाल लेना चाहूंगी। किशोर साहब, क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? जी हाँ, बिल्कुल है। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल बताइए? गुड मॉर्निंग, गुड, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बताइए, टाटा पावर लिया है? जी हाँ, टाटा पावर हमारे पास 130 शेयर है, 230 पे हमने खरीदा है। तो अभी तो मूवमेंट अच्छा है, तो आगे क्या करें इसका थोड़ा आप लोग गाइड करें तो अच्छा। बिल्कुल, देखिए आगे का रास्ता कितना तय करना चाहेंगे आप, ये मुझे बताइए, अवधि कितनी होगी? रख सकते हैं, जितना दिन भी हो, अगर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल 4 साल रख सकते हैं। 2 साल 4 साल का नजरिया है, तो चलिए इसके लिए तो मैं कुणाल के पास ही आना चाहूंगी। कुणाल, टाटा पावर 130 की इनकी खरीद है, फिलहाल मुनाफे पे बैठे हुए हैं और भी रुक सकते हैं?
अब हमारे व्यूअर ने ये काउंटर बहुत ही अच्छे प्राइस पे लिया है। इनफैक्ट अगर हम लंबी अवधि के चार्ट की बात करें तो 2020 से काउंटर चला था करीब करीब अक्टूबर 2021 तक, एक बहुत ही मैसिव रैली बताई थी। अक्टूबर 2023 से लेके अगर हम रीसेंट टाइम की बात करें तो नवंबर 2023 तक, करीब 2 साल तक काउंटर ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया था, और ये काउंटर जाके ब्रेकआउट देता है करीब 270 पे, और 270 से अभी 390 पे चल रहा है। बिकॉज हमारे व्यूअर का लंबी अवधि का नजरिया है, इस काउंटर में ट्रेंड तो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। बट बिकॉज हम टेक्निकल्स में एक ट्रेंड को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस काउंटर में डेफिनेटली लगा सकते हैं, जो है 365 के लेवल का। अगर काउंटर 365 के नीचे जाता है तो शायद हमें एहतियात बरतनी होगी, अदरवाइज इस काउंटर में कंफर्टेबली बने रह सकते हैं, और तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति भी लंबे समय के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह टाटा पावर पर। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है शंकर जी का। इंडियन बैंक 200 शेयर्स 420 पर इन्होंने लिया हुआ था, अभी भी हालांकि मुनाफे में है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल शानदार तेजी थी यहाँ पर, आज 2.5% नीचे इंडियन बैंक का स्टॉक कारोबार कर रहा है। निमेश जी, क्या सलाह देंगे? अच्छी रफ्तार दिखी सरकारी बैंकों में, लेकिन आज जो हल्की गिरावट है उससे घबराने की बात है। कुछ स्टॉप लॉस आप सुझाना चाहेंगे और बने रहे स्टॉक में क्या? निमेश जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। निमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, निमेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है। कुणाल जी, आप ही सजेस्ट करिए, इंडियन बैंक क्या सलाह होगी आपकी? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर हम खरीद की बात करें तो इन्होंने खरीद किया है करीब करीब 420 पे, और इनफैक्ट इस काउंटर की अगर बात करें तो करीब 7 दिनों में इस काउंटर ने 30% की बढ़त बताई है। काउंटर का ट्रेंड तो अभी भी डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट जिस तरह से सरकारी बैंकों ने रैली दी है, आई थिंक थोड़ी सी मुनाफा वसूली डेफिनेटली देखने मिलेगी। हमारे व्यूअर की सलाह है कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 30% 7 दिनों में घुमाना नहीं चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, और अगर कंफर्टेबल है और थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए 525 का। अगर ये काउंटर 525 के ऊपर रहता है तो इसमें और भी रुझान शायद कंटिन्यू हो सकती है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इस पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो जरा भी चिंता ना करें। आई थिंक ये जो ब्रेकआउट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, विथ वॉल्यूम है। लंबी अवधि के लिए इस काउंटर पे करीब 575 के 580 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई टेंशन नहीं, 575 580 तक जाएगा शेयर, लेकिन 525 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप शेयर को होल्ड कीजिए। कोलकाता चलेंगे, प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, बताइए क्या जानना है आपको? मेरे पास टाटा टेक का 25 शेयर है, मैं 1177 में लिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्या करना है? प्रशांत, कितना आप होल्ड कर सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं आप शेयर को? 2 से 3 महीना। 2 से 3 महीना? 2 से 3 महीना थोड़ा सा कम है टाटा टेक के लिए प्रशांत। बहुत गजब रफ्तार से हमने ये शेयर को चलते हुए देखा, लिस्टिंग पर ये डबल हुआ, उसके बाद भी चला, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन वाले फेज में है ये टाटा टेक। 2-3 महीने का अगर नजरिया हो तो क्या सलाह देंगे? क्या होल्ड करके रखें इसको? निमेश जी, सवाल आपसे ही है। गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, टाटा टेक एक बेहतरीन कंपनी है, और मेरा मानना है कि स्टॉक को एक ऑलरेडी एक रनअप आ चुका है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, और उसके अंदर और भी टाइम लग सकता है। ऑल ओवर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों को डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप स्टॉक में से एक बार एग्जिट करके मोमेंटम जो जहां पर है वहां पर प्लान कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा व्यू बुलिश है टाटा टेक के अंदर, और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। तो आपका बुलिश है टाटा टेक में और फिलहाल होल्ड करने की सलाह हमारे दर्शक को। लेकिन कुंदन साहब का एक सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। इंडसइंड की खरीद है इनकी कुणाल, और जिन्होंने बाइंग प्राइस हमको बताई है वो 1420 की है। नज़रिया मुझे पता नहीं, पर दोनों ही टेक ले लेंगे। वैसे तो ये अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे, अच्छी प्राइस की इनकी खरीद है। पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या और रुके रह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको ट्रीट कर सकते हैं?
हमने रिसेंटली एक बड़ा सा करेक्शन देखा इंडस्ट्री में, जब कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट आई थी, और दैट वाज समवेयर बिटवीन 16 जनवरी से लेके 24 जनवरी में। अब ये गिरने के बाद काउंटर ने एक डेड कैट बाउंस दिखाया, और आज के क्षेत्र में हमने देखा कि काउंटर में फिर से एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। सो मेरे व्यूअर को यही सलाह होगी कि फॉर टाइम बीइंग आई थिंक शॉर्ट टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली इस लेवल पे एग्जिट कर दीजिए। अगर ये काउंटर 1550 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक आज के दिन के लो का स्टॉप लॉस करके फिर से नई बाइंग कर सकते। बट फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि ये एक छोटा सा बाउंस ही लग रहा है एज ऑफ नाउ, आई थिंक इस काउंटर से जितना जल्दी हो उतना एग्जिट कर लीजिए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। में दी जा रही है। निमेश, बीपीसीएल पे हमारे एक यूट्यूब के दर्शक है जो सवाल पूछ रहे हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने आज के ट्रेड के लिहाज से जो है आपसे सलाह मांगी है, बताएं जरा। देखिए, बीपीसीएल में एक अच्छा मोमेंटम है और पिछले काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग में अच्छी रैली आ गई है। मुझे लग रहा है कि अगर प्योरली इंट्राडे या 1 के 2 दिन का व्यू है तो ऊपर में 605 एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। 605 तक अगर आता है स्टॉक तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने का प्लान कर सकते। ठीक है, तो ये है सलाह बीपीसीएल पर। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अगले दर्शक जुड़े हैं, अमानत खान। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम, मेरे जोमेटो के शेयर हैं 20 शेयर 111 रुपए के रेट से, तो मुझे अभी होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? कितना समय दे सकते हैं आप? मैम, लॉन्ग टर्म के लिए लिए। प्रॉफिट तो खैर आपको जी बहुत आपके खरीद के पास ही कारोबार कर रहा है, ज्यादा कुछ मुनाफा तो हो नहीं रहा है आपको, तो समय दे सकते हैं ना जोमेटो में? चलिए कुणाल, आप सलाह दीजिए। 111 पे लिया था, 140 पर आ चुका है स्टॉक, तो प्राइस वाइज तो बड़ा है लेकिन इन्हें बहुत बड़ा मुनाफा नहीं हो रहा है स्टॉक में। इनफैक्ट हम यहाँ पर जो शेयर की संख्या है वो बदलना चाहेंगे। इन्होंने कहा था इनके पास 20 शेयर्स हैं, 111 पे इन्होंने लिया हुआ है। जोमेटो में क्या व्यू बन रहा है आपका? पूजा, मार्च से लेके अब तक काउंटर ने 48 के लेवल से 140 तक की रैली तो ऑलरेडी बता दी है। ट्रेंड तो अभी भी बरकरार है, हायर टॉप हायर बॉटम कंफर्टेबली चल रहा है। इनफैक्ट वॉल्यूम भी अच्छे खासे दिख रहे हैं चार्ट पे, सो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली इस काउंटर में होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ एक ध्यान में ये रखना होगा कि पोस्ट लिस्टिंग ये काउंटर ने करीब 155-160 तक के एक हाई बनाए थे और वहीं से ये काउंटर लुढ़क कर नीचे आया था। सो आई थिंक दैट प्रीवियस हाई विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर टाइम बीइंग। सो एज ऑफ नाउ बने रह सकते हैं। अगर काउंटर जैसे 150 के करीब पहुंचता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लें और फिर रिविजिट करें एट दैट टाइम, अगेन कम बैक टू आवर चैनल, किसी व्यूअर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लें। आई थिंक 150 के टारगेट से एज ऑफ नाउ इस काउंटर में बने रह सकते हैं। जोमेटो को लेकर ये भी 150 रुपए तक जाने का दमखम है जोमेटो में। आप इसको होल्ड करके रखिए फिलहाल के लिए। बाजार की हाल देखें तो उतार चढ़ाव वो लगातार है। 21,800 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश निफ्टी में दिख रही है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ से कमजोरी है, करीब 250 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, आधे % के आसपास की बढ़त। लेकिन बाजार में अच्छी चीज़ आज ये है कि IT स्टॉक्स चल रहे हैं, और एडवांस डिक्लाइन अगर आप रेशियो को देखेंगे तो वहाँ से भी बेहतर संकेत हैं। 850 शेयर NSE पर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, और उसके मुकाबले 1450 शेयर करीब तेज़ी के साथ कारोबार करें तो 850 शेयर कमज़ोरी वाले और 1450 शेयर देखने की तेज़ी वाले आज बाज़ार में हैं। लेकिन एक ख़ास कंपनी की बातचीत करेंगे जो कि MSME की लेंडिंग से जुड़ी है। NBFC कंपनी है और निवेशकों को बहुत ही ज़बरदस्त पैसे कमा के भी दिए हैं। बात कर रहे हैं हम यूग्रो कैपिटल की। यूग्रो कैपिटल के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे और कारोबार और उसके भविष्य को जानने की हम कोशिश करेंगे। कंपनी के VC एंड MD सचिंद्र नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं 18 स्वदेश पर। सचिंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सचिंद्र जी, सबसे पहले आप यही बताइए सर कि MSME सेक्टर का अभी काम कैसा चल रहा है, आपके लिए डिमांड कैसी आ रही है, और किस तरह की क्रेडिट ऑफटेक आपकी तरफ से हो रहा है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कह रहा था कि हमारे देश में करीब 90 लाख करोड़ की क्रेडिट नीड है। ऋण की जो आवश्यकता है छोटे व्यापारियों की वो 90 लाख करोड़ है। उसका सिर्फ 20% अभी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से जाता है, बैंक, NBFC, अदर फर्म। इसका मतलब है कि करीब 50 से 55 लाख करोड़ का जो क्रेडिट है वो तो इनफॉर्मल सेगमेंट से है। तो आप में क्रेडिट डिमांड की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहें
तो 100% के दर से भी हमेशा ग्रो कर सकते हैं और इस क्रेडिट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे स्मॉल बिजनेसेस और फॉर्मल होंगे, जैसे जैसे वो और जीएसटी को अडॉप्ट करेंगे, उनकी बैंकिंग और फॉर्मलाइज होगी, क्रेडिट जो है वो इनका बढ़ता ही रहेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। सचिंद्र जी, 9 सेक्टर्स में आप काम कर रहे हैं, तो बताइए डिमांड लोन के लिहाज से कहाँ ज़्यादा सबसे आ रही है? टिकट साइज जो लोन का है उसमें भी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन वो कौन कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि लोन बढ़ी है और लोन के टिकट साइज भी बढ़े हैं? जैसा आप जानते हैं, यूग्रो करीब 9 क्षेत्रों में और 9 सेक्टर में काम करता है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, लाइट इंजीनियरिंग, सो ऑन सो फोर्थ, माइक्रो एंटरप्राइजेस। इन सभी सेक्टर और सब सेक्टर में हम 2 चीज़ें जरूर देख रहे हैं। एक कि जो ऋण लेने की क्षमता है वो बढ़ रही है, और जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई है उनके ऋण लेने का जो साइज है, एब्सोल्यूट लोन अमाउंट, वो भी बढ़ रहा है। ये दर्शाता है कि हमारे जो 9 फोकस सेक्टर और 100 से ज़्यादा सब सेक्टर हैं, इसमें बिजनेस का जो रेजिलियंस है, उनकी जो क्षमता है और उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ रहा है, और वो बहुत एब्सोल्यूट क्रेडिट भी बढ़ रहा है और उनके ऋण लेने की जो टिकट साइज है वो भी बढ़ रही है। और मुझको लगता है ये जर्नी आगे चलती रहेगी आने वाले पूरे दशक में। सचिंद्र नाथ जी, जो भी आप ग्रोथ प्रोजेक्शन कर रहे हैं आगे के लिए, क्या उसमें आप आने वाले समय में उसको लेकर कुछ बड़ा जोखिम देख रहे हैं, कुछ रिस्क देख रहे हैं? हमारा पूरा उद्देश्य डीएनबी के साथ ये हर छमाही पे इस रिपोर्ट पब्लिश करने का यही है कि आप मीडिया, बैंकिंग सिस्टम अब ये मानना शुरू करे कि एमएसएमई अच्छा है। एमएसएमई में सुधार जो है वो बिल्कुल स्थापित हो चुका है, इसलिए अब हम रिस्क के बजाय इनकी ग्रोथ की बात करना शुरू करें। अभी जो ये नैरेटिव है, जब भी हम बात करते हैं हमेशा लोग एमएसएमई में रिस्क की बात करते हैं। अब ये समय आ गया है कि आप एमएसएमई के ग्रोथ की बात करें, क्योंकि चाहे वो डीमॉन रहा हो या जीएसटी रहा हो या पैंडेमिक रहा हो, इसने हमारे छोटे बिजनेसेस को ये सिखा दिया है कि इन सब समस्याओं से उभर कर भी वो कैसे हमारे देश की इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरा ये आपसे एक व्यक्तिगत सजेशन है कि आप सब भी मीडिया में हमारे मित्र अब हमारे छोटे व्यापारी कैसे ग्रोथ कर सकते हैं उसके बारे में बात करें, न कि उनका उनसे एसोसिएटेड रिस्क क्या है। बिल्कुल सचिंद्र नाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपने कंपनी के बारे में, भविष्य के प्लान के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए एक छोटे हैं ऑप्शन की रणनीति, और वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन की चैंपियन। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो ओएनजीसी में रहेगा। ओएनजीसी में ऑलरेडी हमने एक रनअप देखा हुआ है। स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल डेरिवेटिव सेगमेंट में भी ओपन इंटरेस्ट चेंज जो उसका है वो यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे है, तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बन रहा है। तो आप 265 का ओएनजीसी का कॉल ऑप्शन खरीद के चले। 8 रुपए के करीब इसका प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है। कैलकुलेट करके ऐसे ट्रेड करें ऑन द बुलिश साइड। ठीक है, थैंक यू ध्वनि आपका ये रणनीति देने के लिए। तो ओएनजीसी 265 की कॉल खरीदने की सलाह। लक्ष्य 12 रुपए का है, स्टॉप लॉस होगा 5 रुपए का, जिसमें कि अधिकतम मुनाफा आपको 16,555 का हो सकता है। ये क्लियर कट रणनीति आपको ओएनजीसी में बता दी गई है। आज करीब 1.5% ऊपर भी है। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपको बता देते हैं कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो सेबी की सलाह है कि आप संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है आईपीओ कॉर्नर का। नमस्कार, आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। कल से एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स का आईपीओ खुल गया है। आज है दूसरा दिन। आईपीओ कैसा है, क्या इसमें पैसे लगाने हैं, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, आगे ग्रोथ को लेकर प्लान्स कैसे हैं, और क्या इसमें आपको पैसे लगाने हैं या नहीं, हमेशा की तरह इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। सबसे पहले जरा दर्शकों को ना आईपीओ के बारे में बता देते हैं। 920 करोड़ रुपए का साइज है एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स का।
उसमें से 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड 147 से 155 रुपए प्रति शेयर, 96 शेयरों का लॉट साइज है और उसके हिसाब से अगर आप प्राइस बैंड के ऊपरी भाव से अगर आप जोड़ेंगे तो न्यूनतम निवेश बैठता है 14,880 रुपए का। एंकर निवेशकों से बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। और इसमें अगर हम बात करें तो हॉस्पिटैलिटी वाली कंपनी है, जैसा कि सीधे नाम से जाहिर है। द पार्क कंपनी का मुख्य ब्रांड है। इसके अलावा जो ब्रांड्स हैं वो है द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क और स्टॉप बाय जोन। ये 4-5 मुख्य ब्रांड है। इसके जरिए कंपनी अपना कारोबार करती है और हॉस्पिटैलिटी में, होटल्स में सेवाएं देती है। आशा जी, इशू साइज की अगर हम बात करें तो उसमें फ्रेश इशू है 600 करोड़ रुपए का और उसमें से जैसा कि कंपनी ने बताया है कि 550 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने पर करेगी। तो कंपनी आपको लग कैसी रही है, इसके ग्रोथ के प्लान्स आपको कैसे लग रहे हैं? और एक जो अच्छी चीज ये है कि सरकार का भी हॉस्पिटैलिटी पर, टूरिज्म पर फोकस है, उस लिहाज से इसको कितना फायदा मिलेगा, क्या राय है आपकी? देखा जाए तो देखिए अभी ये जो आईपीओ है इसमें हमारी सलाह तो सब्सक्राइब करने की है। आप सब्सक्राइब करिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पे व्यूअर्स करना चाहते हैं तो भी करिए, और लिस्टिंग गेन के लिए भी अगर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो एक तो इंडस्ट्री टेलविंड बहुत सॉलिड है, सरकार का पूरा फोकस है, और उसके अलावा हम जिस तरह से देख रहे हैं कि होटल इंडस्ट्री अभी परफॉर्म कर रही है, बेहद शानदार नतीजे भी आ रहे हैं, तो काफी बढ़िया ये सेगमेंट लग रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं कंपनी की पर्टिकुलरली बात करूं, ग्रोथ काफी अच्छी है, और इस कंपनी का एक यूएसपी जो यूनिक पॉइंट है वो है इनकी ऑक्यूपेंसी रेशियो। क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेशियो में ये जो कंपनी है, इनके 90% से अबव 92% ऑक्यूपेंसी रेशियो है। ये एक बेहतरीन आंकड़ा है, जो कि मैं अगर कंपेटिटर से भी कंपेयर करती हूँ तो उससे भी काफी ज्यादा है। तो ये आंकड़ा काफी बढ़िया संकेत देता है कंपनी की आगे जाके परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, और अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट हुआ है, इसीलिए इतनी ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। क्योंकि ये 4 या 5 इनके ब्रांड्स चलते हैं होटल में, हम जैसा कि जानते हैं, तो द पार्क करके, द पार्क कलेक्शन करके, स्टॉप बाय जोन, द पार्क जोन, इस तरह से करके इनकी 4 या 5 इनके ब्रांड्स चलते हैं, और सभी उसमें देखा जाए तो ऑक्यूपेंसी बढ़िया है। एक और पॉइंट जो इस आईपीओ के लिए अच्छा लगता है, देखिए फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट है, वहां से लगभग 40% के ऊपर का रेवेन्यू आता है। तो उस वजह से जो मार्जिन्स हैं वो भी बेहतरीन है, क्योंकि इस सेगमेंट में मार्जिन्स बढ़िया होते हैं। और एक और पॉइंट है कि फ्लरीज करके इन्होंने अपने आप को रिटेल में भी एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे फ्लरीज के नाम से इनके स्टोर्स चलते हैं। तो वो भी एक बहुत बढ़िया यहाँ पे कंपनी को रेवेन्यू प्रदान करता हुआ नजर आता है सेगमेंट। ऑल इन ऑल सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए। तो लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाना है आपको और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी बढ़िया लग रही है। आशा जी, एक चीज़, वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं आपको? क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं होटल्स में, और हमने हाल फिलहाल ठीक ठाक ट्रैक्शन देखा है। तो क्या आईपीओ सस्ता है, टेबल पर निवेशकों के लिए छोड़ा गया है, या फिर थोड़ा महंगा लग रहा है आपको? देखिए वैल्यूएशंस ऐसा नहीं बोलेंगे कि काफी रीजनेबल हैं, रीजनेबल नहीं है, इन लाइन विद पीयर्स हैं। तो वैल्यूएशन वाइज तो ये इतना रीजनेबल नहीं है, लेकिन जिस तरह के ग्रोथ मोमेंटम है और जो इस कंपनी के पर्टिकुलर रेशियोज हैं जो कि मुझे काफी अट्रैक्टिव लगे, लाइक ऑक्यूपेंसी रेशियो, और लैंड बैंक की भी बात करें तो काफी बड़ा लैंड बैंक कंपनी के पास ऑलरेडी है, और जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑफर में रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ डेट होगा तो वो मदद करेगा कंपनी को बढ़िया फाइनेंशियल आगे भी परफॉर्मेंस दिखाने में। सो मुझे लगता है ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, इंडस्ट्री का भी यहाँ पे बढ़िया पुश मिलेगा, तो ये एक आईपीओ अच्छा रहना चाहिए। वैल्यूएशन ओके है, 58 के पी मल्टीपल पे आ रहा है, जिसे हम सस्ता तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए और कंपनी के जो स्पेसिफिक रेशियोज को देखते हुए इसमें लगाया जाए, लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। ठीक है, बहुत सस्ता नहीं है बट ठीक है, मतलब बढ़िया है। ग्रोथ के लिहाज से अगर वैल्यूएशन को तोलेंगे तो ठीक ठाक बैठेगा। आशा जी, कंपनी ने कहा है कि वो एसेट लाइट मॉडल पर आगे विस्तार करेगी। पहले तो आप ये बताइए कि इसके मायने क्या है और ग्रोथ के लिहाज से कितना अहम होगा कंपनी के लिए ये?
जी बिल्कुल। और जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि फ्लरीज करके भी इनका पूरा रिटेल में इनकी जो प्रेज़ेंस है वो आने वाली है। ये फ्लरीज एक तरह से देखा जाए तो इनको रिटेल में बढ़िया, क्योंकि फ्लरीज के नाम से ही इनके लगभग 70 आउटलेट्स है रिटेल में, और ये पूरा एक एसेट लाइट मॉडल के हिसाब से चल रहे हैं। तो कभी भी अगर कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, तो वो कंपनी को हमेशा मदद करता है बेहतरीन रिटर्न रेशियोज़ दिखाने में, रिटर्न ऑन एसेट्स दिखाने में, और जो कि एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है किसी भी कंपनी के आंकलन के लिए। तो एसेट लाइट मॉडल की वजह से भी ये कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आगे भी बेहतरीन दिखाएगी, और अभी भी उन्होंने दिखाया हुआ है। सो बढ़िया मैनेजमेंट भी है, और बढ़िया एसेट लाइट मॉडल के चलते कंपनी बढ़िया लगती है। कंपनी बढ़िया है। प्रमोटर्स की बात करें तो करण पॉल, प्रिया पॉल, एपीजे, सुरेंद्र ट्रस्ट, ग्रीन ईस्टर्न स्टोर्स इसके प्रमोटर्स हैं। आस्था जी, प्रमोटर्स आपको कैसा लग रहा है? आपको कितना कन्विक्शन है? क्या भरोसेमंद है? जी देखिए, ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इश्यू भी है। दोनों ही कंटेंट के साथ ये आईपीओ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ से और ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्रोथ को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जो रिटेल निवेशक होते हैं और वो निवेशक जो आईपीओ के लिए ही, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसे लगाते हैं, तो लिस्टिंग गेन आशा जी कितनी होगी? कितने प्रतिशत का लिस्टिंग गेन हम एक्सपेक्ट करके चलें इससे? जी, मैं हमेशा कंज़र्वेटिव वे में ही बात करती हूँ, और काफ़ी व्यूअर्स को ऐसा भी लगता होगा कि बहुत कंज़र्वेटिव देती हूँ। लेकिन देखिए, हमेशा मुझे लगता है थोड़ा कम दिया लेकिन रिटर्न अच्छे मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा बोल के अगर रिटर्न नहीं मिले तो उम्मीदें ज़्यादा हमें खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप सब जानते हैं कि मार्केट का मूड और चाल बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। तो रिटर्न्स यहाँ पे मुझे जो लिस्टिंग गेन लग रही है वो 15 से 20% लग रही है। उसके ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन उतने रिटर्न्स यहाँ पे मिलने की उम्मीद है, और उसी के चलते सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग गेन एज़ वेल एज़ लॉन्ग टर्म दोनों की रेटिंग हम इस आईपीओ को दे रहे हैं। आशा जी बार-बार कह रही हैं कि पैसे लगाइए, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। आशा जी, दिक्कत क्या होती है, जब आप बहुत बुलिश होती हैं, जो दर्शक होते हैं थोड़े परेशान हो जाते हैं कि अलॉटमेंट फिर मिलेगा कैसे? हालांकि 900 करोड़ की साइज है, टोटल 900 करोड़ से ज़्यादा की। आपको क्या उम्मीद है, लिस्टिंग लोगों को मिल जाएगा आसानी से? अलॉटमेंट थोड़ा-सा टफ रहेगा, और जहाँ तक मुझे ध्यान आता है इश्यू स्ट्रक्चर में शायद 10% ही रिटेल के लिए है, क्योंकि 75% जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, अगर हो सकता है मेरा ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन इश्यू साइज़ में रिटेल के लिए वैसे भी पोर्शन काफ़ी स्मॉल है। तो बिल्कुल अलॉटमेंट के चांसेस तो बहुत टफ होंगे, लेकिन हमने जैसे पहले भी बात की कि जहाँ पे भी हमें लगता है कि बढ़िया ये कंपनी है, तो वहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स उनके अकाउंट से अप्लाई करेंगे, चांसेस ऑफ अलॉटमेंट उतने ही बढ़ेंगे। उसके अलावा और कोई तकनीक नहीं है कि अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे बढ़ाए जाएँ। ठीक है, अलॉटमेंट थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रिटेल के लिए जो अलॉटमेंट है, जो पोर्शन रिजर्व रखा गया है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन आप आवेदन दीजिए तमाम अकाउंट से, बाकी रिश्तेदारों पड़ोसियों से भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन आशा जी, हमारी कोशिश होती है कि आईपीओ पर हम बिल्कुल साफ सुथरी राय दें, बिना किसी लाग लपेट की, और हर एंगल की पड़ताल कर लें। कोई रिस्क भी एसोसिएटेड है क्या इसके साथ? देखिए, रिस्क के तौर पे बहुत बड़ा तो रिस्क कुछ ऐसा लगता नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो इनके पेयर्स हैं, उनके रिटर्न रेशियोज़ अभी हाल-फिलहाल अगर मैं प्रेज़ेंट फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो उसपे थोड़े बेहतर लगते हैं, और ग्रोथ भी ठीक लगती है। लेकिन वो एक बड़ी रिस्क नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ फ़ेज़ में है। इश्यू प्रोसीड से बिल्कुल यहाँ पे रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ डेट होगा, जो कंपनी को एक बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आगे भी जाता हुआ, देता हुआ नज़र आएगा। और जिस तरह से इनके सेगमेंट्स काम कर रहे हैं फूड एंड बेवरेजेस, क्योंकि देखा जाए तो होटल इंडस्ट्री एक साइक्लिकल बिजनेस है, हम सब जानते हैं। तो फूड एंड बेवरेजेस में जो सेगमेंट जहाँ से 40% से भी ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, वो इस सिक्लिकैलिटी को कम कर देती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा होटल बिजनेस से ही रेवेन्यू आ रहा है। 40% एफ&बी सेगमेंट से भी है, जहाँ पे हमेशा डिमांड रहती है, और एफ&बी सेगमेंट में उन्होंने इनके काफ़ी ब्रांड्स क्रिएट किए हुए हैं, जो कि इनको अच्छी डिमांड देते हैं। तो मुझे लगता है रिस्क तो रहती ही है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो यहाँ पे बाकी पैरामीटर्स हैं, वो इस रिस्क को मिटिगेट करते हुए नज़र आएँगे। कंपनी बढ़िया है, लेकिन अलॉटमेंट मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी,
शायद बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको अलॉटमेंट नहीं लगेगा इस आईपीओ में। आशा जी, आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि मान लीजिए अलॉटमेंट अगर नहीं लगता है, कंपनी अगर लिस्ट हो जाती है, अगर ग्रोथ के पोटेंशियल हैं, इसमें इतने दमदार दिख रहे हैं, तो क्या लिस्टिंग के बाद भी इसी पर भरोसा करें या फिर जो ऑलरेडी लिस्टेड पेयर्स हैं, जो ऑलरेडी लिस्टेड होटल्स हैं, उन पर कहीं पर दांव लगा सकते हैं? देखिए, नजरिया तब बदलेगा जब वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। अगर ये लिस्टिंग पे बहुत ऊंचे भावों में लिस्ट हो जाता है और वैल्यूएशंस और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं कि क्योंकि कुछ पैरामीटर्स पे इनको अभी भी परफॉर्मेंस दिखाना बाकी है, तो फिर उस टाइम पे मुझे लगता है कि बाकी के प्लेयर्स ज्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे। तो वो कितने पे लिस्ट होता है, कितना प्रीमियम उसको मिलता है, वो एक अहम यहाँ पे एक पैरामीटर रह सकता है। तो उस पे जरूर नजर बनी रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर ऊपर लिस्ट हो गया तो फिर उसमें कूदने में कोई मतलब नहीं आता है उन प्राइजेस पे, क्योंकि फिर वैल्यूएशन भी बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं। तो एक बार लिस्टिंग होने दिया जाए, उसके बाद किस हिसाब के वैल्यूएशन के हिसाब से ट्रेडिंग चल रही है इस स्टॉक में, उसके बाद शायद मेरे को लगता है कि ये हम आकलन ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे कि अभी पीयर्स के मुकाबले ओवर प्राइस्ड है या अभी भी रूम बाकी है स्टॉक में। ठीक है आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस आईपीओ पर चर्चा करने के लिए। तो लिस्टिंग एक बार हो जाने के बाद फिर देखना होगा कि किस भाव पर लिस्टिंग होती है, कितने प्रीमियम पर, उसके बाद वैल्यूएशन को फैक्टर में रखते हुए आगे की रणनीति आपको बनानी चाहिए। चलिए छोटा सा यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं निमेश, गौरव कुमार नाम है इनका, टाटा स्टील 142.50 पर इन्होंने लिया है और समझना चाह रहे हैं कि इसमें और कितना रुक सकते हैं। टेक्निकल इंडस्ट्रीज, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यूएस के अंदर अब इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है और ग्रोथ काफी अच्छी है, इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस काफी दिख रहे हैं, तो उसके लिए एक बूस्टअप मिल सकता है ऐसे कंपनी को। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कंपनी ने खास करके जो मर्जर किया है टाटा लॉन्ग और टाटा मेटालिक के साथ, काफी बेहतरीन लग रही है। मुझे लग रहा है कि 1 साल के नजरिए से ये कंपनी के अंदर होल्ड करना चाहिए। ऊपर के अंदर 160 से 180 के टारगेट प्राइस देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से व्यू मेरा बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। एक और शॉर्ट टर्म पर सवाल है सौजन्य विनोद का, आईटीसी निमेश खरीदा हुआ है इन्होंने और 450 की इनकी बाइंग प्राइस है कहते हैं। देखिए, आईटीसी के अंदर जिस तरह से रिजल्ट आए थे, हम लोग देख रहे थे कि रिजल्ट के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक फ्लैट रिजल्ट आए थे, तो एक साइडवे रेंज के अंदर चल रहा है। और देखें तो अभी अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो 200 दिन की एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ से डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जो ऊपर में 460 480 के लेवल का हो सकता है। तो फिलहाल ये लेवल से मैं उसको होल्ड करने के लिए देता हूँ। 460 या 480 आए, वो लेवल पर एक बार जरूर से रिव्यू करके आगे की रणनीति बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह आईटीसी पर। चलिए अब फोकस करते हैं नतीजों पर और हमारे साथ रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट जुड़े हैं। कंपनी ने काफ़ी शानदार नतीजे पेश किए हैं तीसरी तिमाही में, खास तौर पर मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। नतीजों और कंपनी के ग्रोथ प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऋषभ अग्रवाल, सीईओ रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज से। ऋषभ जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो शुरुआत तो पहले मार्जिन के नंबर से ही करेंगे। बेहद ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स 14.94% से बढ़कर 25% के मार्जिन के नंबर्स आए हैं। इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए और आगे के लिए भी क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अब इन्हीं स्तरों के आसपास ये नंबर सस्टेनेबल रहेंगे? जी, so this numbers they have come from 3 vertical segments. तो हमारे 3 सेगमेंट है मेन जो हम लोग ये नंबर्स ड्राइव करते हैं। वन इज द लग्जरी विनाइल प्लैंक सेगमेंट व्हिच इज 100% वाटरप्रूफ प्लैंक व्हिच इज इन एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट्स। तो हम लोग के यूएस में, यूरोप में ओवरसीज सेल्स has been काफी strong and we have taken a while to establish ourselves in this segment. तो उस एक segment establishment में एक baseline of sales, एक baseline of margins मिली and it's come through in this quarter and in the previous quarters also. Later on, railways and the bus business that we already have, and these 3 verticals drive a lot of this margin. So ये जो margins आए हैं ये quarter के, we expect this margins to continue in the following quarters, and along with the margin expansion, we also expect the revenue expansion to continue as well, because ये जो luxury vinyl plank का जो sector है, especially we are replacing China +1 की policy हम लोग की west में exports बहुत हैं, और अभी भी हम लोग की we are in the nascent stage of the establishment of the brand and establishment of the sales.
तो ये मार्जिन्स इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी. वी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू ग्रो एंड कंटिन्यू टू गो इन द राइट डायरेक्शन. ऋषभ जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर. एक गुजारिश है हमारे दर्शकों के लिए, आपसे चाहेंगे, आपकी हिंदी तो वैसे अच्छी है, थोड़ा हिंदी में आप जवाब देंगे तो दर्शकों को सहूलियत हो जाएगी. हाँ सर, ये बताइए कि अगर हम आपके ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक कैसी है, पाइपलाइन कैसी है, और यहाँ से आप विस्तार को लेकर, कैपेक्स को लेकर क्या कुछ योजनाएं बना रहे हैं? हमारी ऑर्डर बुक अभी भी काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग है. हमारे अभी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स काफी हो गए, तो हम लोग को अभी काफी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स आ गए हैं. तो अगर आप लग्जरी विनाइल प्लैंक की बात करते हो, हमारे साथ टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं जो 5000 रिटेल स्टोर में अभी ऑलरेडी ऑलरेडी फ्लोरिंग को डिस्प्ले करते हैं, सेल करते हैं. तो इट्स प्रीटी एस्टैब्लिश. तो हम लोग को प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स क्वार्टर्स में जो ये बेसलाइन हमने एस्टैब्लिश की है फॉर द टॉप लाइन, फॉर द मार्जिन्स, ये कंटिन्यू तो रहेंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग को ग्रोथ की उम्मीद है. आपने कैपेक्स के बारे में पूछा था. कैपेक्स में भी हमारी यूटिलाइजेशन 65-70% है, तो अभी हमारे पास थोड़ी रूम है ग्रोथ के लिए. हमारी कंपनी अभी जीरो डेट है. सो द आइडिया इज कि अभी ये यूटिलाइजेशन को हम लोग 90-95%, 100% तक लेके जाए, फुल्ली यूटिलाइज करें हमारी कैपेसिटी को, हमारी कैपेबिलिटी को. एंड फोकस हमारा यहाँ है कि सबसे इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाए फॉर द बेस्ट मार्केट प्लेस. तो हमारी मशीन्स बेस्ट तरीके से यूज किए जाए, तो द मार्जिन एंड द नंबर्स आर रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट. मतलब वो समझ में आ रहा है. साइड आपकी विस्तार योजनाओं के बारे में जानना चाहूंगी, और साथ ही आने वाली तिमाहियों में सेल्स आउटलुक को लेकर आपकी क्या रणनीति है, कुछ इस बारे में बताएं ऋषभ. तो सेल्स में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी है, ये लास्ट 2-3 साल में बहुत मेहनत से हम लोग ने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स बनाए हैं. तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के साथ हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि उनकी ग्रोथ के साथ हमारी ग्रोथ होगी. इसका कहने का क्या मतलब, अभी आप अगर लग्जरी विनाइल प्लैंक की अगर बिजनेस की बात करते हैं, तो लग्जरी विनाइल प्लैंक इज अ रिप्लेसमेंट फॉर अदर मटीरियल्स. ये लग्जरी विनाइल प्लैंक ऑलरेडी, जैसे यूएस मार्केट की बात करें तो 50% ऑलरेडी इज विनाइल प्लैंक बिजनेस. रिस्पॉन्सिव इज द मेन प्लेयर इन इंडिया. वी आर द मेन मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, और ये पूरी सप्लाई चेन रिप्लेस हुई है चाइना से टू इंडिया. तो अभी हम लोग लास्ट 2-3 साल में एक एस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे, एक स्टार्टिंग कर रहे थे, और ये क्वार्टर की भी नंबर्स उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रोथ स्टोरी में. आज के तारीख में 30 स्टेट्स में 5000 रिटेल स्टोर में हमारी प्रोडक्ट्स है. तो अब दिस कैन एक्सपैंड टू फर्दर स्टेट्स, फर्दर रिटेल स्टोर्स. अब इससे ग्रोथ और ड्राइव होती जाएगी. तो इनिशियल जो एस्टैब्लिश पीरियड में इट इज ऑलरेडी डन. इन टर्म्स ऑफ द अदर कस्टमर्स, जैसे अभी आपके रेलवेज है, जैसे बसेस है, अब जैसे टाटा ग्रुप के साथ रिलेशनशिप ले लीजिए, ये हमारी लंबी रिलेशन है. उनके साथ जो कंटिन्यूइंग ग्रोथ स्टोरी है, जो उनकी स्टोरीज, ई बसेस इज एग्जाम्पल, बहुत बड़ी पुश हो रही है इंडिया में. तो हम ई बसेस में टाटा के साथ जुड़े हुए हैं कि उनकी जो फ्लोरिंग और लेदर, दोनों जो सिंथेटिक लेदर बनती है सीट्स के लिए, जी, दोनों में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. चलिए इसी के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ, आपने समय निकाला और आज मुखातिब हुए हमारे दर्शकों से. और योर स्टॉक में आज के लिए इतना ही समय है हमारे पास, लेकिन आपके सवाल जो आपने भेजे हैं वो हमने बिल्कुल नोट डाउन कर लिए हैं. लेकिन इस पेशकश में आज के लिए इतना ही. कुणाल और निमेश, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए. और मुझे और पूजा, अभिषेक को भी आप इजाज़त दें हमारी आज की इस पेशकश में. ब्रेक के बाद